सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे। क्या होता है भाई सेंटर ऑफ ओरिजिन? जन्म स्थान। एक सिंपल सी भाषा में कहूँ, इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जन्म स्थान है उसी को सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। जैसे कि मेरा जन्म स्थान मध्य प्रदेश है तो मेरा सेंटर ऑफ ओरिजिन मध्य प्रदेश हो गया। ठीक इसी तरह से जितनी भी क्रॉप है, जितने भी प्लांट हैं, उनका भी कोई ना कोई ओरिजिन होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर उनकी भी उत्पत्ति हुई होगी। तो उस जगह को जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट, ये फसल ओरिजिनेट हुई है, इस जगह से ये फसल की उत्पत्ति हुई है, उसी को उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। ठीक भाई, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? एक सिंपल सी भाषा में बात करें अपन तो एरिया वेयर अ प्लांट इज सपोज्ड टू बी ओरिजिनेटेड। अब देखो एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूं, एग्जैक्ट। प्लांट तो बोल नहीं सकते, ये हमें पता लगाना है, और हम जो पता लगा रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, हम सिर्फ ऐसा मान के चलते हैं। किस बेसिस पर मान के चलते हैं? एक वैज्ञानिक थे N.I. बेबिलोव। कौन? N.I. बेबिलोव। ये जो थे ना, ये डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री कहाँ पर थी ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री थी लेनिनग्रेड के अंदर। लेनिनग्रेड, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्टर रहे हैं 1929 से 1935 तक। इस दौरान इन्होंने एक वास्ट कलेक्शन इकट्ठा किया। इनका ऐसा मानना था, इनका ऐसा कहना था कि जिस जगह पर किसी भी क्रॉप की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता होगा, जिस जगह पर किसी क्रॉप की सबसे अधिक वैरायटी पाई जाती हैं, किसी क्रॉप की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसी जगह को उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाएगा। और एक बात इन्होंने और बताई जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट थी, इनका कहना था कि जिस जगह पर किसी भी क्रॉप या किसी भी प्लांट के वाइल्ड स्पीसीज पाए जाएंगे वही उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। मतलब इनका जो मेन फोकस था N.I. बेबिलोव साइंटिस्ट का, वो वाइल्ड स्पीसीज पर था। हर किसी की जंगली प्रजाति होती है, जैसा कि मैंने आपको डोमेस्टिकेशन के टाइम पर पढ़ाया था कि डोमेस्टिकेशन में क्या होता है, ब्रिंगिंग ऑफ वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। वही जब खेती स्टार्ट हुई थी आज से हजारों साल पहले, कई किताबों में 7,500 साल दिया है, कई में 10,500 साल दिया है। तो जितने भी साल पहले जब खेती सबसे पहली बार स्टार्ट हुई होगी तो उस वक्त दो पॉसिबिलिटीज़ रही होंगी। भाई उस वक्त के जो प्रिमिटिव मैन थे, जो प्रिमिटिव एप्स थे, जो आदि मानव थे, वो तो खेती करना नहीं जानते थे, वो तो शिकार करते थे। रोज़ सुबह जंगल जाना, अपना शिकार ढूंढो, और एक तरह से वो नॉन वेजिटेरियन थे, मांसाहारी थे। तो दो कंडीशन रही होंगी, या तो भगवान खुद उतर कर आए होंगे और उन्हें सीड दे दिया होगा कि लो भाई खेती करो, बहुत होगी मार्केट, थोड़ा सा वेजिटेरियन बनो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वे जंगल जाते थे शिकार के लिए, हो सकता है उन्हें जंगल में किसी फसल की कोई वाइल्ड स्पीसीज़ मिली हो, वहाँ उन्होंने उस वाइल्ड स्पीसीज़ को खाया हो, उन्हें ऐसा लगा हो कि हाँ इसे हम खा सकते हैं, तो वहाँ से जंगल से वो उस वाइल्ड स्पीसीज़ के कुछ बीज, कुछ सीड अपने घरों तक ले आए हों, और वहाँ अपने सुपरविज़न में, ह्यूमन मैनेजमेंट में, मानवों के देख रेख में उन्होंने उस सीड को बोया हो और उससे खेती शुरू की हो। तो जो पहला वाला ऑप्शन है कि भगवान आए होंगे सीड दिया होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन ही पॉसिबल है कि भैया जितनी भी क्रॉप है, जितनी भी प्लांट हैं, वे कहीं ना कहीं से वाइल्ड स्पीसीज से ही ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक है भाई, मतलब हर एक, जितनी भी क्रॉप है, कोई भी क्रॉप हो, हर एक क्रॉप का डोमेस्टिकेशन हुआ है। हर एक क्रॉप पहले जंगल में उगा करती थी, वो वाइल्ड स्पीसीज थी, और उनको हम ह्यूमन मैनेजमेंट में लेकर आए हैं। तो बेबिलोव का कहना ये था कि जिस जगह पर
जिस एरिया में किसी भी क्रॉप की सबसे अधिक वाइल्ड स्पीसीज मिल रही हैं, ऐसा मान के चलो कि वही एरिया उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ठीक है भाई, समझ गए सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। देखो भाई बड़ा सिंपल है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में क्या है, जैसा कि बताया कि किसी भी क्रॉप की उत्पत्ति किसी जगह पर हुई है। मान लो कोई भी दो देश ले लेते हैं, मान लो एक ले लिया हमने अपना इंडिया और एक दूसरा ले लिया हमने शायद सपोज यूएसए। ठीक है भाई, दो देश हमने ले लिए। कोई एक क्रॉप ले लो, माना कि वो क्रॉप है एक्स। ठीक है, ये हमने एक क्रॉप लिया, उस क्रॉप का नाम क्या है एक्स। ठीक है भाई, रिसर्च में ऐसा पाया गया कि ये जो एक्स क्रॉप है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, इंडिया में। ठीक है भाई, इसका कल्टीवेशन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इंडिया में। ठीक है भाई, इसकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी कहाँ पर है, इंडिया में। ठीक है भाई, तो इस एक्स क्रॉप का प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या कहलाएगा, इंडिया। देखो वो जगह, वो एरिया जहाँ पर उस क्रॉप का जन्म भी हुआ हो और वहीं उसी एरिया में उसकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी हो, उसे कहा जाता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, देखो मान लो कि ये जो एक्स क्रॉप है, इस एक्स क्रॉप का ओरिजिन कहाँ हुआ है, इंडिया में। ठीक है भाई, ये क्रॉप कैसे भी करके पहुंची होगी यूएसए, कैसे पहुंची उसको हमारा मतलब नहीं है। ये क्रॉप कैसे भी करके किसी दूसरे देश में पहुंच गई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है इसकी क्या, डाइवर्सिटी। हालांकि यहाँ पर ये एक्स क्रॉप ओरिजिन नहीं हुई है, बात समझे। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब ये वो जगह जहाँ पर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, किसी भी क्रॉप की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है लेकिन उसका ओरिजिन वहाँ नहीं हुआ है, ऐसी जगह को कहते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। समझ आ गई। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ उसका जन्म भी हुआ है, जहाँ वो ओरिजिनेट भी हुई है और वहाँ पर उसकी डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन जहाँ उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका जन्म वहाँ पर नहीं हुआ है, वहाँ वो ओरिजिनेट नहीं हुई है, उसे कहते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है भाई, और देखो ये जो वैज्ञानिक थे एन.आई. वेबिलो, जैसे मैंने बताया इन्होंने बहुत ही वास्ट कलेक्शन इकट्ठा किया अपने, जिस दौरान ये डायरेक्टर थे इस इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री के, और इन्होंने अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में बताया, अपनी स्टडी में इन्होंने ऐसी 8 जगह खोजी पूरे वर्ल्ड में, ऐसी 8 एरिया, ऐसे 8 देश खोजे और उनको कहा सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है भाई, बात कब की है ये, 1926 की। वैज्ञानिक कौन है, एन.आई. वेबिलो। क्या किया इन्होंने पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया, स्टडी की, रिसर्च की और टोटल 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए। कितने, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन। कौन कौन से सेंटर ऑफ ओरिजिन थे, देखो भाई, सबसे पहला था चाइना। सबसे पहला कौन सा था, सीक्वेंस में याद नहीं करना आपको, मैं बोल रहा हूँ चाइना। ठीक है भाई, तो चाइना, यहाँ पर आपको कुछ क्रॉप के एग्जाम्पल याद करने हैं, उन पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि चाइना में कौन सी क्रॉप, किस क्रॉप का ओरिजिन चाइना को माना जाता है, तो यहाँ पर आप याद रखना सोयाबीन, सिट्रस और पीच। ये 3 और भी है लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो। ठीक, और देखो, ठीक भाई, दूसरा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में क्या है भाई, हिंदुस्तान में भी आपको कुछ क्रॉप के नाम याद रखने हैं, जैसे कि राइस और मूंग। ठीक है, और देखो हिंदुस्तान के बाद तीसरा है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल
एशिया। इस सेंट्रल एशिया में आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ सेंट्रल एशिया में, एक तो आपका है ब्रेड बीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, इसके अलावा लेंटिल भी इसी में आता है। तो याद रखना इस ब्रेड बीट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, ये सेंट्रल एशिया में है। और एक आपको याद रखना है यहाँ पर चिकपी, 3 याद रखो काफ़ी है, ठीक है। और देखो सेंट्रल एशिया हो गया, उसके बाद याद रखो आप एशिया माइनर, एशिया माइनर। एशिया माइनर में आपको क्या याद रखना है, ब्रेड बीट यहाँ हो गया। अब इसके बाद एक इनकॉर्न बीट है, ड्यूरम बीट है, वो दोनों इसमें आते हैं। आपका ड्यूरम बीट, अब इनकॉर्न बीट क्या होता है, वीट की मैं लेक्चर बना चुका हूँ, देख लेना। तो इनकॉर्न बीट हो गया, ड्यूरम बीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेप्स भी हैं आपके, अंगूर, ये भी आपके एशिया माइनर में है, ठीक है भाई। और चलो एक और देख लो यहाँ पर आलमंड्स भी याद रखो, इस पर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। और देखो एशिया माइनर हो गया। 5वां है आपका मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन, ठीक है भाई। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अजीब लगता है, जीभ थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। मेडिटेरेनियन, क्या कहते हैं इसको, मेडिटेरेनियन। तो ये जो मेडिटेरेनियन है इसको भी ड्यूरम बीट में रखा गया है, ड्यूरम बीट को सॉरी इस मेडिटेरेनियन में रखा गया है। ड्यूरम बीट के अलावा इसमें कैबेज और ब्रॉड बीन को भी रखा है, कैबेज और ब्रॉड बीन, ठीक है भाई। ये भी आपको याद रखना है। मेडिटेरेनियन हो गया। उसके बाद 6वां है आपका एबाइसियन, ये एबाइसियन क्या बोलते हैं इसको, एबाइसिनियन, ठीक है भाई। इसका भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब सा है, एबाइसिनियन। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है एबाइसियन में आपका बार्ले और पी, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार्ले और पी, किसमें, एबाइसिनियन के अंदर, ठीक है। 7वां है आपका सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। और 8वां है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है भाई। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में, ये सेंट्रल अमेरिका इसको अपन मैक्सिको भी कहते हैं, ध्यान रखना, मैक्सिको इसी में आता है। तो इस सेंट्रल अमेरिका में एक तो आपको याद रखना है मेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्न, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा, मेज, कॉर्न। इसके अलावा इसमें अपन याद रखो कॉटन, ठीक है। ये तो 2 याद रखो आप सेंट्रल अमेरिका यानी मैक्सिको के। अब आ जाओ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ही साउथ अमेरिका के ऊपर ही है। कौन कौन से हैं देखो, इसमें आता है आपका स्वीट पोटैटो, इसमें आता है पोटैटो, इसमें आता है टोबैको, इसमें आता है आपका पपाया, ठीक है भाई। इसमें आता है आपका टोमेटो, ये सभी इसी में आते हैं साउथ अमेरिका में। तो ये तो 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन है जो किसने दिए थे, एन.आई. बेबीलोव ने 1926 में, ठीक है भाई। जब ये रिटायर हो रहे थे, कब हो रहे थे रिटायर, 1935 में। तो 1935 में क्या किया इन्होंने, फर्दर स्टडी की। भाई रिसर्च कभी रुकती नहीं है, रिसर्च तो चलती रहती है। ये तो 1926 में इन्होंने दे दिए इतने, कब दिए इन्होंने, 1926 में। 1 मिनट, यहाँ पर फिर 1926 आएगा ना, 1926 से लेकर 1935, ठीक है भाई। तो 1926 में इन्होंने 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए, उसके बाद रिसर्च करते रहे, स्टडी करते रहे। बाद में इन्होंने 1935 में क्या किया, ये जो हिंदुस्तान सेंटर था इसको 2 भाग में तोड़ दिया। हिंदुस्तान जो सेंटर था इसको 2 भाग में तोड़ा। पहला इंडियन सेंटर, इंडियन सेंटर के एग्जाम्पल सेम यही है जो हिंदुस्तान के थे, सेम एज हिंदुस्तान, ठीक है भाई। और दूसरा कौन सा था यहाँ पर, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होगा अभी। टोटल ये 8 से 11 होने वाले हैं। कैसे, हिंदुस्तान को तोड़ दिया किसमें, इंडियन सेंटर में, और दूसरा है इसका अपना इंडो मलयन में। दूसरा पार्ट कौन सा है आपका, इंडो मलयन,
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। हिंदुस्तान को थोड़ा दो पार्ट में, इंडियन सेंटर में और इंडो मलयन में। इंडो मलयन में आपने बेसिकली जो रूटेड वाली जो क्रॉप थी उनको रखा, जैसे कि याम को इसमें रखा। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बनाना को भी इस इंडो मलयन सेंटर के अंदर रखा था। ठीक है भाई, एक और याद कर लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कोकोनट, ये भी इंडो मलयन सेंटर में ही था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये जो साउथ अमेरिका है इसको भी तीन पार्ट में तोड़ा। साउथ अमेरिका, इसको पहला तो था आपका पेरू में तोड़ दिया। तो पेरू के जो एग्जाम्पल है वो तो सेम यही है। ठीक है, कुछ उसमें से हटा दिए हैं। ठीक है, दूसरा है चिलियन सेंटर। इस चिलियन सेंटर में है पोटैटो। इसमें क्या रखा इन्होंने, चिलियन सेंटर में रखा पोटैटो को। ठीक है भाई, तीसरा सेंटर बनाया इन्होंने ब्राजीलियन पैराग्वान। तीसरा सेंटर क्या था, ब्राजीलियन पैराग्वान। और इस ब्राजीलियन पैराग्वान में रखा था पीनट और रबर ट्री। किसको, पीनट और रबर ट्री। ठीक है भाई, अब देखो काउंट करो कितने हो गए। एक हिंदुस्तान नीचे पढ़ेंगे अपन उसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काउंटिंग करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। पहले जो आपके सेंटर ऑफ ओरिजिन 8 थे वो बाद में रीऑर्गेनाइज्ड होकर कितने हो गए टोटल, अब 11। बाद में सेंटर ऑफ ओरिजिन कितने हो गए आपके, 11। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि 1926 ईयर के हिसाब से ही पूछ लेते कि 1926 में एनआई बेबीलोव ने कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, 11। और अगर ये पूछ ले 1935 के हिसाब से, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन है फिर अपने टोटल 1926 में 8 हैं और 1935 के हिसाब से सेंटर ऑफ ओरिजिन होंगे कितने, 11। ठीक है भाई, एक लॉ था उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। वो लॉ भी आपका एनआई बेबीलोव ने दिया और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज। लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, एक लाइन का है बस। क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, दोनों पर पूछा जाता है। पहला कि ये लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज या लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये दिया था एनआई बेबीलोव ने। ठीक है, और दूसरा कि ये होता क्या है। लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज, एनआई बेबीलोव का कहना ये था कि कोई भी कैरेक्टर जब किसी स्पीसीज के अंदर होता है, इनका कहना ये था कि वो कैरेक्टर उसकी रिलेटेड स्पीसीज में भी होगा। जैसे कि मान लो एक्स कोई एक क्रॉप की स्पीसीज है, मान लो इसको अपन एग्जांपल देते हैं वीट। ठीक है भाई, एक्स वीट की एक वैरायटी है, वाई वीट की एक वाइल्ड स्पीसीज है। ठीक है भाई, इस एक्स के अंदर मान लो कोई भी एक कैरेक्टर है, कोई भी एक ट्रेट है। ठीक है, लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ये कहती है कि ये जो ट्रेट इस एक्स के अंदर है, तो उनका कहना था कि ये जो ट्रेट था वो उसकी रिलेटेड स्पीसीज के अंदर भी होगा। क्या कहना था लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज में, कि कोई कैरेक्टर जब किसी स्पीसीज के अंदर होता है तो वही कैरेक्टर उसकी रिलेटेड स्पीसीज में भी होगा, उसकी वाइल्ड स्पीसीज में भी होगा। भाई हम कैसे पहचानेंगे कि वीट की कोई वाइल्ड स्पीसीज है, कैरेक्टर को देख करके। जो कैरेक्टर वीट के अंदर है, कल्टीवेटेड वीट के अंदर है, वही कैरेक्टर वाइल्ड वीट के अंदर है या नहीं है। अगर सेम वही कैरेक्टर है तो हम कह देते हैं कि ये वाइल्ड वैरायटी है, वाइल्ड स्पीसीज है उस कल्टीवेटेड क्रॉप की। तो लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज या लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन कहता है कि किसी भी स्पीसीज के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो उसकी रिलेटेड स्पीसीज में भी पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो कंप्लीट हुआ अपना सेंटर ऑफ ओरिजिन।